This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो है जनाब मुल्क की मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल, कारोबार, सनअत, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो रुनमा होने वाली तब्दीलियां हैं वो, और डेली टाइम्स की कुछ शय सुर्खियाँ जो कि हमारी मईशत से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ हालात हाज़रा की उनके ऊपर मुख्तसर और जिसे आप कह सकते हैं मज़ेदार किस्म के तबसरे करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अरसे से आप लोग इसरार कर रहे हैं कि अली साहब आप बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म का प्रोग्राम करके सुबह दफ्तर जाने से पहले माहौल और मिजाज फीका कर देते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि माहौल और मिजाज थोड़ा सा मीठा रखें, लेकिन क्या करें, मैं कुछ तीखा भी हूँ कुछ मीठा भी हूँ। शुरू कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, और फिर उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें भी बताते चलेंगे साथ साथ। वैसे तो तज़िया आप मेरे पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो उनको इतनी संजीदगी से ना लें। हर जगह पर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, ये दुनिया का रिवाज है। विनिंग स्ट्रीक एंड्स, PSX फॉल्स बिलो 33,000 मार्क एमिड प्रॉफिट टेकिंग। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि कोई भी एक ऐसी सतह डेवलप नहीं हो पा रही स्टॉक एक्सचेंज की जो है उसको ये आप कह सकें कि अब ये प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन तैयार हो चुका है। मज़ीद अब मार्केट इससे ऊपर या नीचे जाएगी। अब बात यह है कि अब जब तक एक जगह मार्केट टिकेगी नहीं, टिक के बैठेगी नहीं। अब साइकोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे थे हम कल। अब ये जो है 33,000 को हम समझ रहे थे, फिर 33,000 से नीचे जो गिरावट आई, यानी ये सिर्फ नफ्सियाती तौर पर एक हद से नीचे चली गई मार्केट। अब इससे क्या पता लगता है, मज़ीद भी नीचे गई थी, हिचकोले खाए थे, लेकिन फिर आखिर में थोड़ा सा जिसे मैं कहूँगा कि निस्बतन रिकवरी आकर फिर कुछ ऐसे जाए। मार्केट का ग्राफ रोज़ाना का देखना पड़ता है, फिर पता लगता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उस तरह की ट्रेडिंग जो होती है उसमें मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और उसमें ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम आती होगी, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म देने की कोशिश करते हो, मीडियम टर्म देने की कोशिश करते हो, टर्म कॉइन हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये पाकिस्तानियों को भी कुछ जिद्दत लानी चाहिए ना इस काम के अंदर। क्या हमें जिद्दत नहीं लानी चाहिए इस काम के अंदर? क्या पाकिस्तान की मार्केट, जिसे हम दुनिया की मशहूर तरीन, एशिया की मशहूर तरीन, पता नहीं क्या क्या हम कहते रहते हैं, क्या वहाँ पर एक मासूम मिडिल क्लास मुतवाज़िन तालीम हासिल करने वाला आदमी जो शख्स है, क्या वो मार्केट के बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकता? कोई नीम हकीम वाली बात तो नहीं हम करते। जो हमने पढ़ा है उसकी बुनियाद के ऊपर चंद चीज़ें आपको बताते हैं। तो बात ये कुछ जिद्दत लानी, कुछ नयापन लाना है। किताबों को रट के वही चीज़ें आपको बता देना वो काफ़ी नहीं, ख़ास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ जिद्दत लानी चाहिए, कुछ नयापन लाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी सोचो विचार के बाद एक फार्मूला ईजाद किया जो कि आपका, जिसे आप कहें गॉर्डन वॉल्डर मॉडल वगैरह, इनसे कुछ डिराइव करके तो मज़ेदार किस्म की एक चीज़ हो गई। बहुत सारे शेयर्स की कीमतें उससे निकल आई, आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। कुछ की राइट प्राइस आई होगी, कुछ की अंडर प्राइस आई होगी, कुछ जो ओवर प्राइस्ड आए होंगे, तो आपको फैसला लेने में आसानी रही होगी निस्बतन। भाई सही है, अच्छी बात है, आपने फार्मूले को भी समझ लिया, ये भी समझ लिया भाई कि डिविडेंड देने वाली कंपनी का किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में उसके शेयर की कीमत क्या होगी। ये जिद्दत का एलिमेंट जो है ना हमारे यहाँ मिसिंग है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हम वो घिसी पिटी लकीर के फ़कीर बन के चलते रहते हैं। एनालिस्ट भी हमारे वो बातें करते रहते हैं, हवाई बातें, जो कि अमेरिका की मंडी के अंदर, अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के अंदर आपको समझ में आने वाली चीज़। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बात करनी मंतकी समझ में आने वाली। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर मैं हमेशा से कहता रहा कि बिग फाइव बिग फाइव बिग फाइव बिग फाइव, लोगों ने नहीं माना। आज अगर वो बिग फाइव नहीं थे तो फिर ये जो एक आप समझे कि मैकेनिज्म है, ये सिस्टम है, उसने हाथ किसके मरोड़े, बंदे किसके पकड़े, इन्वेस्टिगेशनें किसके खिलाफ की हैं? एक बात सवाल पैदा होता है ना, अगर बिग फाइव नहीं है तो छोटे छोटों को पकड़ो, छोटे छोटों को घेरो, छोटे छोटों के बाजू मरोड़ो। नहीं हुआ ना ऐसे। किनका हुआ? बिग फाइव में से एक ज़ख्मी हो गया, बिग बिग आ गया। ज़ाहिरी तौर पर उसने आपको ये बताया कि मैं ज़ख्मी हो गया, मैं बिग बिग आ गया, हाय हाय हु, और मार्केट से निकला। नोटू उसने खूब पीटा, नोटू उसने खूब पीटा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मफरूज़े की बुनियाद पर ही समझ लीजिए। बात यह है कि हमें लगा कि दो हाथियों की लड़ाई में घास को नुकसान हुआ, लेकिन हम ये भूल गए
कि दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये तो सिर्फ अवाम को दिखाया जा रहा था। नोटू खूब पीटे गए नोटू, एक ऐसे शेयर के पीछे जिसके बारे में पता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, और चीन की एक ऐसी कंपनी के पीछे जिसका बैंकिंग का कोई, अब मैं आगे बात नहीं करना चाहता, लोग कहेंगे पहली दफ़ा हुकूमत के हक़ में बात कर रहे हैं। हाँ, हुकूमत के हक़ में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो मुझे लग रही हक़ या समझ में आ रही है मुझे बात। अच्छा, एक वो बाहर हो गया आपके सामने हो गई ना बात। दूसरी चीज़ आपने देख ली, जो मामलात हुए इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के काफ़ी अरसे तक, एक मशहूर टेलीविज़न एंकर जो कि आखिरत के मुतालिक काफ़ी बातचीत करते हैं, उन्होंने बराह रास्त हमले शुरू कर दिए। अब उनके हमले बंद हो गए ना, क्योंकि वो पैरोल पे आ गए। तो मैं क्योंकि अभी पैरोल पे नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मतलब उन लोगों की पैरोल पे नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं सच बोलूँ, और सच भी उतना बोलना चाहिए जितना दुरुस्त होता है। उससे ज़्यादा बंदा हद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करे, अपनी औकात से आगे जाने की कोशिश करे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और सूरज के ज़्यादा नज़दीक जाने से मेरे पर जल जाते हैं। तीसरा रहा, जिसका नाम बहुत लेता है, एक ब्रोकर भी उसका नाम बहुत लेता है। नहीं, सीधी बात करनी चाहिए ना, बिल्कुल। देखें, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें कम से कम, तब तो हम चटपटी बात कर लें ना। वैसे तो हम लोग महदूद हो जाते हैं, क्योंकि मैं किसी सियासी मौजू पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सियासी तज्जिया आप सुनिएगा, और बाकी जितने इधर से अनाप शनाप बातें करने वाले लोग हैं उनका सुनिएगा, मेरा आपको बेहतर लगेगा। दीगर और नेट के ऊपर भी आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बात पता है क्या है, क्योंकि हम कारोबार तक महदूद हैं, बिजनेस तक महदूद है, तो कम से कम हम उधर ही चटपटी बातें कर लें। अब तीसरे का सुन लें, जिसका नाम सबको पता है, देखा किसी ने नहीं, तस्वीर टेलीविज़न के ऊपर नहीं आती, लेकिन उनका भी नाम कहीं ना कहीं किधर ना किधर घसीट के इन किसी इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये बातें सारी गलत थीं, तो फिर ये क्या है? सारे लोग मुंह पे बोलते नहीं, टेलीविज़न पे कहने से घबराते हैं। कह दें कोई बात नहीं, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लिया ना मैं नाम लूँगा, लेकिन सीधी सी बात है, ये तो अब ओपन सीक्रेट सबको पता लग चुका है। बाकी जो दो हैं उनका तो भाई मैं नाम लेने से पहले ही डरता हूँ, तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, बाकी छोड़ दो काम। ये बात थी आपको बताने की कि वो इन्फ्लुएंस करते थे मार्केट। लोग नाराज़ होते थे कि आप गलत बात करते हैं। मैं गलत बात नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। अगर नहीं था तो बहुत सारे लोग और भी तो हैं ना, क्यों नज़रों में नहीं आए, क्यों पकड़ में नहीं आए, क्यों घेरे में नहीं आए हैं? जो वही घेरे में आए, आपसी लड़ाई में भी कुछ मारे गए। किसी इनकी बात नहीं कर रहा, जब कोई बहुत बड़ा मतलब ब्रोकरों की बम्बरों की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बहुत सारी दफ़ा हम लोग कहते हैं ना कि आपस में ही लड़ लें, आपस में ही झगड़ लें, तो इनका मसला वहीं गड़बड़ हो जाता है। खैर, हम आगे चलते हैं ताकि हम और मज़ीद फंसे ना और फिसले ना। फिसलन में अपना पैर नहीं रखता। ये जनाब डॉलर के रेट के मुतालिक भी हमारे यहाँ खबर मौजूद है। द डॉलर क्लोज्ड एट ₹104.30 फॉर बाइंग एंड ₹104.50 फॉर सेलिंग. It remained even against the rupee. The dollar traded a low at ₹104.27 और कर्ब और इंटर, ये बैंक बता दिया, और इंटर बैंक मार्केट जो है 90 पैसे की ज़्यादा पे यानी चलती है, 90 पैसे इस पर ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप खुद समझ लीजिए कि अभी डॉलर की क्या पोजीशन कंडीशन चल रही है। ये डॉलर 98 वाला नहीं था, नहीं 98 की सतह की बात नहीं कर रहा, 98 पे नहीं गया था। लोगों ने बोला अली भाई आपने गलत बात की, डॉलर गिर गया, आपने बोला डॉलर ख़रीदो, आपने बोला डॉलर ख़रीदो, खादिम ने बोला डॉलर ख़रीदो, लोगों ने बोला बेचो बेचो, 98 रुपये का कर रहे हैं। मैंने बोला ख़रीदो। समझो बात को, गहराई से सोच के बात करता हूँ, इधर उधर की नहीं उड़ाता। ठीक है 114 115 वाली बात नहीं है, लेकिन जो बात है वो अपनी जगह मौजूद है। लोगों ने कहा था ना 98 का हुआ था डॉलर, लोगों ने कहा अली भाई आपने क्या किया, आपने तो ये करवा दिया वो करवा दिया, आपने कहा डॉलर ख़रीदो, दुनिया ने कहा डॉलर बेचो, हमने बेच दिए, अच्छा मिल गया हमको। बताओ मुझे, आपके सामने, और इससे ऊपर भी गया था आपको पता होगा, और उससे पहले उससे भी ऊपर गया था। ऑयल अप अगेन ऑन ओपेक मीटिंग, एंटिसिपेशन अवेट्स यूएस इन्वेंट्री डेटा। अब मैं आपको बता दूं ब्रेंट क्रूड $40 से ऊपर चला गया। सिलसिला अब कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा। तो मुझे बताओ वो जो कह रहे थे कि ये $23 का हो जाएगा, क्या बना उनका? देखो ये होती है स्पेकुलेशन। जब वो कहते हैं तो आप कुछ नहीं कहते। कोई मेरा रंग जो है वो गोरा नहीं है, इस वजह से मैं कहूँगा तो गलत होगा। जब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि भाई एक चीज़ अंडरस्टूड है, तो आप बोल रहे हैं नहीं गोरा बोलेगा वो सही बोलेगा, क्योंकि अब हम तो गोरे हैं नहीं, इस वजह से हम फंस जाएंगे इसमें। कोई एक नामालूम गोरा भी तो हमारे मार्केट में काम कर रहा होता है ना, उस गोरे का कुछ पता ही नहीं,
गोरा पैसे लगा रहा है, गोरा पैसे लेकर जा रहा है, गोरा पैसे लगा रहा है, गोरा पैसे लेके जा रहा है। फिप्पी 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 फिप्पी। मुझे ये बता दो, अगर गोरा पैसे लगा रहा है तो क्या चिंदी पैसे लगा रहा है? वो सिक्कों से खेल रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वो खेल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेलने वाला गोरा, फिर मुझे लोग जज्बाती कर देते हैं, बोले स्टॉक एक्सचेंज पे टिके रहो, स्टॉक एक्सचेंज पे तो भाई मैं टिका हूँ, फिर मैं घसीटता ज़्यादा हूँ। फिर सीधी बात यह है कि मुझे ये बताओ, क्या कौन चिंदी, कौन गरीब किस्म का जो है वो, मुझे बताओ, वो है चनों के पीछे, चने मुरमुरों के पीछे भागने वाला गोरा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या चीज़ है उसके लिए? 1 मिलियन डॉलर क्या चीज़ है उसके लिए? 10 करोड़ रुपए लगाया मार्केट में, 20 करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहा है। गोरा इतना कंगला हो गया है, नहीं इतना कंगला हो गया, सॉरी थोड़ी अवामी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, गोरा इतना कंगला हो गया है। मिलियन डॉलर्स, 2 मिलियन डॉलर्स, 3 मिलियन डॉलर्स, ये काम कर रहा है वो। मेरे से सुनेगा वो गोरा, मेरे से यकीन करो सुनेगा वो गोरा। इतने पैसे लगाए पाकिस्तानी मार्केट, 7 मिलियन डॉलर। मजाक करने आया क्या हमारे साथ? मजाक कर रहा है क्या? खेल रहा है हमारे साथ? दुबई में जाओ, खुद देखो वहाँ पे एक फ्लैट कितने का बिकता है। तोबा करो, तोबा तोबा करो। उल्टी उल्टी गलत गलत झूठ झूठ बातें करने वालों को मैं कहता हूँ तोबा करो। गलत जो बातें करते हो उससे मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स ख़राब होते हैं। और फिर रिपेट्रिएट भी तो करता होगा गोरा, या सारा नोटू यहीं लगा देता है? रिपेट्रिएट भी तो करता होगा अपने मुनाफे को, रिपेट्रिएट करता होगा। नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना कि रिपेट्रिएट नहीं करता, सारा पैसा ला के यहाँ लगा देता है। रिपेट्रिएट भी करता होगा, मुनाफा अपना कमाता होगा, ले जाता होगा। तो कभी ये सोचते नहीं सवाल? फिप्पी फिप्पी फिप्पी, बस 1-2 चीज़ें याद हो गई, अंग्रेज़ी के 3-4 लफ्ज़ याद हो गए। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ओके बाय, सॉरी, हाय, थैंक यू। ये चैट नहीं है भाई, ये फेसबुक चैट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें खेल खिलवाड़ नहीं करो, संजीदा हो जाओ। फिर लोग बोलते हैं थोड़ा यार मसाला लाओ अली भाई, चलो आज थोड़ा मिसालेदार शो कर दिया है, खुश हो गए। गोल्ड प्राइस क्लोजेस डिप्रेस्ड। सोने का आपको पता हुआ, ख़वातीन ने मुझसे पूछा था, बोले मैंने उनको बताया था नवंबर दिसंबर में बेटियों की शादी के लिए सोना ख़रीद लो, कोई मसला नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन। बात ठीक निकली, बात ठीक निकली, सही बात की, अच्छे दाम पे चीज़ मिल गई, बेटी ब्याह दी, सोना उस पर अच्छा चढ़ा दिया। यही तरीक़ाकार होता है, थोड़ा समझ लें। पता नहीं यार मेरे घर वाले मेरी क्यों नहीं सुनते, बाकी सारी दुनिया सुनती है, ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते, क्या टेंशन है। बड़ा ब्रॉड मैंने बात कर दी है, किसी को टिचकर भी लग गया होगा। पाकिस्तानी इकोनॉमिक ग्रोथ टू रीच 6 to 7% सून, सेज इसाक डार। आई Minister announces refund cases below or up to 5 million rupees will be resolved by March 15 and RPOs will be issued shortly. वाह क्या बात है, इंग्लिश बात की बिल्कुल। 6 to 7% soon, यानी कितने सालों के बाद? सोन के मतलब होते हैं सोन, अब क्या पता सोन क्या होता है। एनीवे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी बातचीत और थोड़ी सी गपशप जिसे मैं कहता हूँ जारी रखते हैं। कुछ अखबारात की शद सुर्खियों के ऊपर नज़र डालते रहेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ मईशत की ख़बरों की जानिब देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे अंडरस्टैंड करने की। एक बड़े मज़ेदार किस्म की उन्होंने बात की इसाक डार साहब ने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6 से 7% तक पहुँच जाएगी वेरी सून। सून सर, ये सून वाली समझ नहीं आई। मानसून तो इस मुल्क के अंदर आता है हर साल, लेकिन ये सून जो है बेचारा ये इस मुल्क के अंदर नहीं आता। आबिद शेर अली vows to end load shedding by 2017। आज मैं खुद को चुटकी काटूं ज़रा, ये मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ, ये सच्चाई सच्ची में हूँ मैं। अजीब गरीब किस्म के दावे मेरे सामने आ रहे हैं। खैर, मैं वो पहले वाले दावे को बड़ा क्लियर कर दूँ। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मेरे ख्याल से इसाक डार साहब जो हैं वो थोड़े से मिसअंडरस्टैंड कर गए सिचुएशन को। मेरे ख्याल 6 से 7% तक पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं देती
अगले कुछ सालों तक। खुल के बात करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको सच बात बताऊं, लोग बोलते हैं अली भाई आप पेसिमिस्टिक हैं। मैं बड़ी क्लियर बात करता हूं, मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना, मेरे वारे न्यारे थे। मेरे कारोबार का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर था, मेरे सरमाए का, पैसे का, कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। आज भी इसी के ऊपर दारोमदार है कि पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। लेकिन हकीकत पसंद भी होना पड़ता है। लोग मुफादात के अंदर हकीकत को भूल जाते हैं, सच को भूल जाते हैं, हक को भूल जाते हैं। जो रियलिटी अपनी जगह मौजूद है कि मुझे चाहे फ़ायदा हो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ से, को हम सबको फ़ायदा होगा ना, मुलाजमतें मिलेंगी, मुलाजमतों के मौके बढ़ेंगे, कारोबार के में जो है वो चीज़ें हम बेहतर नरखों में बेच सकेंगे, मुनाफे की शरह बढ़ जाएगी, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन हकीकत से इनराफ़ किया जा सकता है क्या? हकीकत से तो इनराफ़ नहीं किया जा सकता। क्या सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है? सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। देखिए बात यह है कि टारगेट बंदे को वो सेट करना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। अभी बात कर दी 6-7% की, लोगों को तसल्ला दे दिया, लेकिन अब ये तसल्ला जो है ये लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि हमारे लोग बेचारे उम्मीदों पर पेट भरते आ रहे हैं। 1947 से हमारे मुल्क के अंदर अफसोस की बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई मुतबादिल अच्छी क़यादत सामने नहीं आई। मैं तो बड़ी सीधी सादी बात कर रहा हूँ ये जी। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग जो कि तहरीक पाकिस्तान का जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस मुल्क को कोई मुतबादिल क़यादत नहीं मिल सकी जो उस पाए की थी या उस मयार की थी। सब ऐसा महसूस होता है तारीख़ के पन्नों को मोड़ने से कि अपने मुफाद परस्ती के अंदर मुल्क के मुफादात को कुर्बान किया गया, मुल्क के मुफादात को की नफ़ी की गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए जो समत एक मुतय्यन की थी, जो एक विज़न देखा था, चाहे वो इकनॉमिक विज़न हो, चाहे पॉलिटिकल विज़न हो, चाहे सिस्टम का विज़न हो, उसका मुतबादिल हम नहीं ढूंढ सके। ट्रू स्टेट्समैन, ट्रू जेंटलमैन, और क्या शख्सियत थी उस आदमी की। बाकी तो सब हमने अपनी तरफ से बना लिए कि वो फ़लाँ आ गया और फ़लाँ आ गया। नहीं, झूठी बात नहीं करना चाहता। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो शख्स तहरीक पाकिस्तान से पहले पैदा हो और तहरीक पाकिस्तान से पहले ही उसका इंतकाल हो गया हो, उसको हम जो है क्रेडिट दे दें? ऐसे तो नहीं हो सकता। और ना ऐसे हो सकता है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इतनी बेहतरीन कायदाना सलाहियत से पाकिस्तान हमने हासिल किया, उसके बाद जन्म लिया हो उन्होंने सियासी तौर पर, और वो इस चीज़ का क्रेडिट लेने के उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ऐसे लोगों को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस मुल्क का बानी तस्वुर करता हूँ। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का शुक्र हुआ कि ऐसा आदमी हमारे मुल्क को मिला। जल्द ही आपको पता है 23 मार्च आने वाला है, उसकी मुनासबत से मैंने ये बात की है। मैं लामंतकी और जिसे आप कहते हैं कि हटी हुई बात मौजू से वो नहीं करता, ठीक है ना। आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि लोड शेडिंग 2017 तक ख़त्म करेंगे, कैसे करेंगे? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया उन्होंने हमारे अखबार को। वो बोल रहे हैं पावर जनरेशन कैपेसिटी वुड बी ऑगमेंटेड अप टू 17,500 मेगावाट बाय कमिंग जून, विच इज़ अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट। तारीखी तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा काम करा। तारीखी तौर पर तो बहुत सारे बड़े काम करे उन्होंने। खैर, ये थी जनाब मईशत की वो चुनिंदा ख़बरें जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। बदलती सूरत हाल के अंदर आप पता होगा कि अमेरिका के सदारती उम्मीदवार की जो एक दौड़ है उसमें बड़ा टाइट मुकाबला हो रहा है डेमोक्रेटिक तरफ, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी उसकी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गालिब हैं मुकाबले पर। और वो ऐसा मुमकिन है कि वो रिपब्लिकन पार्टी जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, GOP कहा जाता है, उसकी तरफ से वो नुमाइंदा हों और सदारती उम्मीदवार हों। और मुल्क के मुस्तकबिल में मुझे पता नहीं, लेकिन जो ख़यालात आप सुनते रहते हैं वो सुनता मैं भी रहता हूँ। खैर, वो अमेरिका का फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला है नहीं। ताहम ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका के तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान के मामलात को बड़ी गहराई से देखना चाहिए। उनके सिफारतकार वगैरह भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरी हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि लोगों के साथ मोहब्बत का पैगाम जो है वो एक्सचेंज किया जाए। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमारे मुतालिक और हमारे दिल में उनके मुतालिक हो सकता है कोई गलत राय हो, हमें उस गलत राय को दूर करने के लिए मुफाहमत का अमल जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। मुफादात का टकराव ज़रूर है, लेकिन इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं बनाना चाहिए जैसे बर्जन्स की किताब में लिखा हुआ था। हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएँ, सब पूरी दुनिया के लोग आपस में नज़दीक आएँ। मुझे आज भी याद है रोनाल्ड रीगन साहब एक अमेरिका के सदर हुआ करते थे, उनकी ये यादगार बातें कि अगर कोई बैरूनी किसी सैयारे से कोई मखलूक आ जाए तो दुनिया के ऊपर
किस तरह के असरात मुरतब होंगे, क्या हम सब एक साथ ना हो जाएं इंसानों की तरह। तो इंसानियत का एहतराम करें, मोहब्बत करें, इत्तेहाद बैनुल मसालिक, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बात हमेशा करता हूँ मैं और करता रहूँगा। मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लीडरशिप जो भी आती है उसको हमें देखना है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बिलावजह नाच गाना और दीवारों से टकरे का मारते फिर रहे हैं हिलरी क्लिंटन की वजह से, जिनको आपको पता होगा कि खातून ने पाकिस्तान की सांस भी कह दिया था। नहीं, सांस माने ब्रीदिंग नहीं, सांस माने ससुराल वाली सांस, सॉरी थोड़ा गलती कर दी। खैर वो कहा था किसी ने तो बड़ा खिलखिलाई। तो अब दूसरे जो है वो शायद बर्नी सैंडर्स, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, वो भी बड़ा टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। आखिर में देखेंगे क्या होता है, लेकिन इसका मईशत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान नोटू लेता है अमेरिका से भी, IMF से भी नोटू पकड़ता है, वर्ल्ड बैंक से भी नोटू पकड़ता है, और ये नोटू पकड़ने का सिलसिला है, ये अमेरिका के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। उनसे हमने नोटू लेना होता है, हर साल किसी न किसी मद के अंदर हम नोटू मांगते हैं। ये नोटू लेना, नोटू मांगना, अपने कदमों पे अपने पैरों पे खड़ा ना होना, खुद शनासी ना करना, खुद एतमादी हासिल ना करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान के तमाम लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि हमें अपने मसाइल को भी समझना चाहिए, अपनी मजबूतियों को भी समझना चाहिए, और उनको जहन में रखते हुए हमें किसी न किसी तरीके से दुनिया में बेहतरीन किस्म के इक़दाम उठाने हमारे मुल्क की मईशत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे मुल्क के मुकाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलिए जनाब। ओहो हो, बड़ी ख़तरनाक ख़बरें सफ़ा नंबर 1 के ऊपर। भाई ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरी ज़ुबान भी फिसल जाएगी, पर भी जल जाएंगे। टेरर अटैक्स परपट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन द राइज। इंडिया, क्यों भाईजान, इंडिया को अब क्या नई तकलीफ़ हो गई? इंडिया को भी बड़ी तकलीफ़ है। पता है, पूरा इंडिया जो है ना वो मतलब ये कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पे चल रहा है। हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तो कहते हैं भाई सब लोग पाकिस्तान आएँ, इंडिया से सैर करें, घूमें फिरें, हैं। शाहरुख खान आए, आमिर खान आए, सैफ अली खान आए, भले ना भी आएँ, दीपिका भी आए, सैर करे पाकिस्तान की, हम उनका ख्याल रखेंगे। वो पता नहीं क्यों हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे सारे अदाकारों को भी मारते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको अपनी फिल्मों में काम भी नहीं करने देते। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉज इन पाकिस्तान। रब्बानी, अच्छा, चेयरमैन सेनेट का बयान है 5। चलो ये किसी और दिन पढ़ेंगे। खटक फॉर ब्रिंगिंग चेंज थ्रू रिफॉर्म्स हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब परवेज़ खटक। अच्छा, कोई ख़बर नहीं आ रही तरक्याती मंसूबों की, को खैबर पख्तूनख्वा वगैरह से। वाई इज़ इट सो? ये कोई प्रोपोगेशन नहीं हो रही? दूसरी सियासी जमातों के ऊपर तनकीद के अलावा भी कोई काम करके दिखाना। भाई मैं जानता हूँ PTI वाले कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, मैं हमदर्द तो मैं किसी भी सियासी जमात का नहीं हूँ और सबका हूँ। अजीब सी बात है, हमदर्द मैं किसी भी सियासी जमात का नहीं हूँ और सबका हूँ। बात यह है कि हमदर्दी होनी चाहिए दिल के अंदर, लेकिन बात यह है कि कोई इकनॉमिक रिफॉर्म की बात अभी तक, कितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं अभी तक KP के अंदर। मुझे अगर कोई वैसे PTI के MNA MPA वगैरह प्रोग्राम देखते हैं तो ये मैं होता हूँ भाई, ये ट्विटर के ऊपर आप लोग तो दूसरों की ट्वीटें, वो लोग जो आपको बुरा भला कहते हैं उनकी ट्वीटें आप रीट्वीटें करते रहते हैं, उनको जवाब देते रहते हैं। हम एक मस्बत सवाल पूछते हैं आपसे, आप एक मस्बत जवाब दें। और इसके अलावा जो है वो पंजाब के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत लग रहे हैं उसकी वो तशहीर के लिए बड़ा काम करते हैं, उससे ज़्यादा इश्तिहार छापते हैं जितना वो काम करते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह काम करें ताकि मीडिया आपसे खुश रहे। कुछ सहाफ़ियों का भी ख्याल रखा करें, सहाफ़ी आपका ख्याल रखेंगे। व्हेन विल बांग्लादेश कम आउट ऑफ 1971? ओहो, ये आलिया शबीर साहिबा ने लिखा है, 1971 से कब बाहर निकले। खैर मेरी अपनी राय इस मुतल्लिक आप देख चुके हैं। मैं देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी ने बिहारियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, मैंने उठाई। सारे एंकर वैंकर आते हैं, एंकर की बात कर रहा हूँ, सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा। किसी एंकर ने इतनी को खुल के बात नहीं की। मैंने हमेशा बात की कि वो बिहारी जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि बांग्लादेश में स्टैंड हो गए, उनका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। मर्द मोमिन मर्द हक सो कॉल्ड जनाब ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि लाएंगे, कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं। उसके आगे भी वो लोग स्ट्रैंडेड हैं, अजीब किस्म के कैंप्स में रहते हैं, उनका बड़ा बुरा हाल है। बांग्लादेश ने तो अपना बदला ले लिया, पाकिस्तान को जिस बुरे तरीके से क्रिकेट के अंदर हमारी धलाई की, मेरे ख्याल उसके बाद उनके दिल के अंदर अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये आर्टिकल का टाइटल ठीक है, बांग्लादेश को अब 1971 भूल जाना चाहिए, क्योंकि शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की 3rd क्लास कारकर्दगी के बाद मेरे ख्याल से अब उनको कोई दिल में शिकायत नहीं रखनी चाहिए। ठीक है जनाबे वाला। इसके साथ जो है वो चंद चीज़ें और थीं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन बात यह चंद खबरें ऐसी होती हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर बात करना उस पर मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर हम बात कर सकें। आप लोगों के बेशुमार सवालात मौसूल हुए थे, उनमें से एक सवाल जो था वो मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, सवाल नाम नहीं ले पाता, लेकिन मैं शुक्रिया ज़रूर अदा कर देता हूँ उन लोगों का। उन्होंने मुझे कहा था
शायद ग़ालिबन फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये पूछा, बड़े अच्छे फ़ैन हैं, बड़े अच्छे देखने वाले, बहुत अच्छे पसंद करने वाले। तो उन्होंने कहा है कि जी आप उस दिन बात कर रहे थे कि सीरिया से यूरोप के अंदर जो इमिग्रेशन हो रही है, माइग्रेंट्स वहाँ जा रहे हैं, उसकी बुनियाद आपने बताई थी कि उनके चेहरे नहीं, मैंने ये बात की थी, मैंने असल में कहा यह था कि उनकी रंगत और उनके नक्श जो हैं वो यूरोपियाई ममालिक के लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। हमारे लोग शायद ग़ालिबन सीरिया और दमिश्क वगैरह, डमेस्कस वगैरह कम गए हैं, तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। वहाँ पर रंगत वगैरह यूरोपियंस के काफ़ी नज़दीक है, वो यूरोपियाई माशरे के अंदर अगर जाएँ तो वो घुल मिल सकते हैं। और इसके अलावा चीप लेबर की मैंने आपसे बात की थी कि मसला ये है कि अमेरिका के पास चीप लेबर की फ़्लो मौजूद है, जो कि मैक्सिको से, लतीनी अमेरिका से और दीगर ममालिक से, पाकिस्तान से भी लोग वहाँ जाकर जो है वो रहते हैं, वो सस्ते नरखों के ऊपर काम करते हैं। इस तरह जो है यूरोप के पास एक स्टेडी फ़्लो मौजूद नहीं है। ये सीरिया से निकले जो महाजरीन हैं, यह जब यूरोपियाई ममालिक में जाएंगे तो इनका स्टेटस जो होगा वो अभाम का शिकार होगा, सवालिया निशान होगा बहुत बड़ा, और इनका ये नहीं पता होगा कि ये अभी क्या हैं। तो तब ये भी कम नरखों के ऊपर, कम पैसों, कम तनख्वाह के ऊपर ये काम करें। और यूरोप की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मैन पावर और लेबर जो है वो सस्ते दामों में मिल जाए। तो इस एंगल से किसी ने कभी सोचा नहीं इस मसले को, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े महदूद पैमाने पर सोचा जाता है। वरना कौन सारी दुनिया के अंदर अपने दरवाजे खोले और बोले आ जाओ, इमिग्रेशन खुल गई, आओ माइग्रेंट्स आ जाओ, कहीं से आ जाओ। पाकिस्तान में भी इतने मसले मसाइल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो लोग जाके, आपको पता है कि हर तरह से दूसरे ममालिक के अंदर आके हीरो बहाने करते हैं। हमारे साफियों की आप बातें करें, स्कॉलरशिप्स कर लेने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं पाकिस्तान के मुतालिक, ऐसी ऐसी बुराइयाँ करते हैं। अवार्ड लेने के लिए हमारे लोग पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं। मैं तो भाई कोसता हूँ अपने मुल्क को, अपने मुल्क में बैठ के अपने लोगों को, दूसरों से कुछ लेने के लिए नहीं करता, इधर इस्लाह के लिए करता हूँ। लेकिन कुछ लोग करते हैं ये दूसरे ममालिक से फेवर लेने के लिए, पाकिस्तान की ऐसी बातें, ऐसी खबरें लगाते हैं, गलत खबरें लगाते हैं। ख़ासतौर पर हमारे सहाफ़ी हज़रात स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए ये नहीं रियलाइज़ करते कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो जाती हैं। सस्ते दामों में जब हमारा सहाफ़ी बिक जाता है, उसका ज़मीर बिक जाता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऊट पिटांग, अनाप शनाप, उल्टी सीधी बातें लिखता है, तो पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज बहुत डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि हमारा मईशत का मौजू है, तो हमारी माशी तौर पर हमारा इमेज इतना ख़राब जाता है सारी दुनिया के अंदर। लोग यहाँ पर पैसे लगाने से घबराते हैं। वो ये नहीं जानते सहाफ़ी कि वो पाकिस्तान का क्या उन्होंने हाल कर दिया। पाकिस्तान से एक स्कॉलरशिप लेने के लिए, 3 स्टार होटल के अंदर रहने के लिए, वो पाकिस्तान के साथ क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं। वहाँ पर जाकर कैसी अलिफ लैला की दास्तानें उल्टी सीधी हैं बताते हैं। कोई काफ की पहाड़ियों के ऊपर के जिक्र बताते हैं, उनको बताते हैं यहाँ पर जिन होते हैं, हु बाबा होते हैं, जिन बाबा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। और इस तरह की कहानियाँ सुनाकर अमेरिका में लोगों को, बरतानिया में लोगों को, और इसके अलावा यूरोप में लोगों को, और मशरिक़ वस्ता में भी चंद लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पाकिस्तान के बारे में गलत बातें करते हैं। मैं कम अज़ कम इस गलती का, गुनाह तो मैं नहीं कहूँगा, इस गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। अपने सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान का इमेज अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो दूसरे मुल्क में जाकर, तो आप तनकीद बराए तनकीद इसलिए ना करो कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको फ़ौरन टिकट मिल जाएगा। आप इसलिए तनकीद करो ताकि इस मुल्क की इस्लाह हो और इस मुल्क के लोगों की इस्लाह हो। ये मुल्क इस कौम के लोगों की वजह से बना हुआ। खैर, इसके साथ ही मैं आपके सामने और भी 2-3 चीज़ें रखता चलूँ जो अहमियत की हामिल हैं। वो ये कि इकोनॉमी के हिसाब से लोग अमूमन सवाल पूछते रहते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस के हिसाब से मैं बताता रहा हूँ, मैंने उस पर काफ़ी डिस्कशन की है तफसीली, और लोग चीज़ें जो हैं सवालात वगैरह और दीगर भेजते रहते हैं। कोशिश करेंगे, मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर हमें मौका मिले, हम फॉर्मेट के अंदर दोबारा से सवालात शामिल करने की कोशिश करेंगे, और आपके सवालात जो हैं उनको ज़रूर प्रोग्राम में पढ़ के आपके सामने पेश करेंगे। जवाबात देने का तो मैं खैर कहता हूँ कि मेरे अंदर इतना कोई वो नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, आपके पास बिजनेस प्लस के और के फेसबुक और ट्विटर के एड्रेसेस सामने फ्लैश होते रहते हैं। आपके पैगामात के मुंतज़िर, आपकी आरा के हम हमेशा हमें चाहिए होती हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।